नमस्कार सभी दोस्तों के लिए और आपके अपने YouTube चैनल द मॉडर्न स्टडी में स्वागत है। और आप लोग सोच रहे होंगे भाई कि मैंने 2 से 3 दिन से वीडियो कोई अपलोड नहीं किया। अपना हिस्ट्री का भी जो अपना सिलेबस था वो भी रुक गया था। आज मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ऐसी बात नहीं है आपके लिए वीडियो नहीं बनाऊं, तो आपके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा और आप वीडियो को देख रहे होंगे। कहने का मतलब मेरा है कि मैं सभी विद्यार्थियों को ये बताना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है। मैंने आपको पहले भी बताया था एक वीडियो के अंदर कि आप लोग लॉकडाउन में जिस तरीका से बैठे हुए हैं, जिस तरीका से आराम कर रहे हो, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि वैकेंसी आती रहेंगी और वैकेंसी आ भी रही है। जो सरकारी नौकरी है उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चार्जिंग चल रही है, ठीक है ना। उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि जो काम चल रहा है वो चलेगा। तो देखो, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, वो 23 तारीख से ऑनलाइन हो जाएंगी। एसएससी सीपीओ वाली ऑनलाइन चल रही है, ठीक है। और सीटेट का एग्जाम भी होगा भाई। और एसआई की जो यूपीएसआई है वो भी अपनी जो वैकेंसी उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। कहने का मतलब मेरा ये है, और पटवारी वगैरह की वैकेंसी आ गई हैं। मेरा कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों कि आप लोग जिस तरीका से आराम से बैठे हो, वो आराम से बैठने का टाइम नहीं है। हम अब इस समय तैयारी नहीं करेंगे तो फिर तैयारी कब करेंगे? हमको तैयारी करनी है। और मैं दिल्ली पुलिस का पर्सनल बैच स्टार्ट करूंगा, और यूपीएसआई का भी पर्सनल बैच स्टार्ट करूंगा, जिसमें सारे टीचर आपको फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। अब तक तो जैसे कोई वैकेंसी नहीं थी, उस वजह से मैंने कोई पर्सनल बैचेज नहीं किया था स्टार्ट। मैं अपनी ही वीडियो अपलोडेड कर रहा था, लेकिन उसमें आपके लिए पर्सनल मैथ और जो भी उसमें सिलेबस है, जैसे हिस्ट्री वगैरह है, करंट अफेयर है, जो भी सिलेबस होगा उसको अलग अलग सिलेबस के हिसाब से करा रहे होंगे। तो आपसे केवल एक निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी लोग आपके सगे संबंधी घर परिवार के जो भी हों, वो प्लीज उस फोन में डालकर उसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। और एक बात और है कि मेरे इतने सारे पुराने विद्यार्थी वीडियो को देखते हैं। जिस तरीका से मैं देखता हूं, मतलब 100 150 लोग एक बार में देख लेते हैं उसको। तो सारे जितने भी मेरे पुराने विद्यार्थी देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, वो प्लीज एक बार कमेंट तो लिख दिया करो यार। मुझे पता तो चले कि मेरी वीडियो को कौन कौन मेरा खुद का जो स्टूडेंट है वो देख रहे हैं, मुझे पता तो चल जाए। मुझे अब देखा है मैंने बहुत सारे लोगों से, मेरा जो मतलब कांटेक्ट हुआ, उन्होंने बताया कि सर हम मतलब देख रहे हैं वीडियो को, ठीक है। तो सभी लोगों से निवेदन है कि सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखा करो, जिससे मुझे पता चले कि हाँ जी वीडियो को देख भी रहे हैं, उसकी क्वालिटी पता चले क्या चीज है और क्या मेरी मतलब वीडियो के अंदर मैटर है, वो सारी चीजों का पता चल जाए। चलो करते हैं आज के टॉपिक पर बात। तो मैंने आपके लिए बताया था, ये तुगलक वंश था, तुगलक वंश के 3 शासक बताए थे। पहला जो बताया था मैंने आपको, वो बताया था गयासुद्दीन तुगलक। दूसरा जो बताया था मैंने आप लोगों के लिए बताया था मोहम्मद बिन तुगलक। और तीसरा बताया था फिरोज शाह तुगलक, जिसकी 1388 में मृत्यु हो चुकी थी, मौत हो चुकी थी। जब वो सिंध के ठट्टा नामक स्थान पर जा रहा था तो उसकी मृत्यु हो गई। अच्छा, इन तीनों चीजों के आपके पास में प्रैक्टिस सेट मतलब मॉक टेस्ट भी मैंने अवेलेबल करा दिए हैं। मेरे भाई बंधु ने उसका अपलोड कर दिया है, ठीक है। सारे लोग काम अच्छे प्रकार से कर रहे हैं। आपको मैं ये बताना चाहता हूं, जिस तरीका से मैं जैसे मैं कोई टॉपिक पढ़ाता हूं, आज मानो जैसे आज मैं आपके लिए सैयद वंश बताऊंगा, लोधी वंश बताऊंगा, ये सारी चीजें बताऊंगा। देखो, तैयारी एक दिन में नहीं होती है, समझ रहे हो ना। तैयारी एक दिन में नहीं होती है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर तैयारी बहुत लंबे टाइम में करी जाती है। हाँ, वो सही बात है। मैं सारी चीजें, टेस्ट है, पहले टॉपिक को पढ़ लीजिए, उसके बाद टेस्ट पेपर लगा लीजिए, ये क्रम चल रहा है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे, मैंने आपको बताया है कि देखो बहुत जल्दी में लाइव क्लासेस आने वाली है मेरी, ठीक है। बहुत जल्दी लाइव क्लासेस आने वाली हैं, और लाइव क्लासेस जो आएंगी वो मतलब सारे सब्जेक्ट पर आएंगी।
सारे सब्जेक्ट ले रहे होंगे, सारे टीचर ले रहे होंगे, ठीक है। तो एक खुशी की बात है। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा, एक लड़का बोल रहा था सर यूपी पुलिस के लिए कुछ बनाइए। जब यूपी पुलिस की वैकेंसी ऑनलाइन हो जाएंगी तो मैं यूपी पुलिस के लिए भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल तो यूपी पुलिस वाले भी जा ही नहीं रहे हैं यार, अभी तो घर पड़े हुए हैं सारे लोग, ठीक है। अभी तो फिलहाल जो वैकेंसी आ गई है उनके लिए देखेंगे, जैसे दिल्ली पुलिस और यूपी एसआई इंस्पेक्टर वगैरह की तैयारी करिए और अपना जो भी है भर्ती उनके लिए तैयारी करिए, ठीक है। तो मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। देखो, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो फिरोज शाह तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक की जो मृत्यु हुई थी वो मेरे भाई 1388 में हो गई थी। उसके बाद में 1388 के बाद में 6 साल तक 5 शासक आते हैं। 6 साल तक 1388 से लेकर 1394 तक मेरे दोस्तों 6 वर्ष के अंतराल में 5 शासक आते हैं और पांचों के पांचों शासक अयोग्य शासक थे, जिन्हें यही पता नहीं था कि हमारा अस्तित्व क्या है, हम है क्या है, ठीक है। उन्हें कुछ नहीं पता था। इसी वजह से 5 साल के अंदर 6 शासक आ गए और उनका कोई वजूद भी नहीं था और वो हमको पढ़ने भी नहीं है। बता इसलिए रहा हूं क्योंकि आप लोगों को ये पता चल जाए, क्योंकि कि इससे ये टाइम जो पीरियड था वो कहां गया, ठीक है। उसके बाद में जो मैं बताने जा रहा हूं आपको वो था नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद को भी एक छोटी सी, मतलब एक मान लीजिए एक छोटा सा हुआ है जिसकी वजह से वो पढ़ाना पड़ रहा है। तो नसीरुद्दीन महमूद से भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेते हैं हम। नसीरुद्दीन महमूद, देखो आप जानते हो 1494 तक हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है नसीरुद्दीन महमूद। अरे भाई, नसीरुद्दीन महमूद का जो शासन काल था मेरे दोस्तों वो था 1394 से लेकर 1414 तक चलेगा। तो मैं लिखूंगा यहां पर 1394 से लेकर 1414 तक चलेगा। मेरे भाई बंधुओं, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं, जब नसीरुद्दीन महमूद बना था तो 1398 ईस्वी में मेरे भाई 1398 ईस्वी में तैमूर का आक्रमण हुआ था। आप जानते हो 1398 में नसीरुद्दीन महमूद पर तैमूर का आक्रमण हुआ। तैमूर का आक्रमण हुआ 1398 में। समझ रहे हो ना बात को? एक बार लाइक कर दो, ठीक है। 1398 में तैमूर का आक्रमण हुआ और देखो आप जानते हो कि घर का बेदी लंका ढाए। अगर घर का बेदी आपके घर के बारे में नहीं बताएगा तो दूसरे की ताकत नहीं है कि आपके घर में चोरी हो जाएगी। समझ रहे हो ना? उसी प्रकार तैमूर का जब आक्रमण हुआ था तो मेरे दोस्तों इस नसीरुद्दीन महमूद का एक मिनिस्टर हुआ करता था जिसका नाम था खिजर खां। तो मैं आपको बताता हूं, इस नसीरुद्दीन महमूद का एक मिनिस्टर हुआ करता था, मतलब ये मान लीजिए सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था खिजर खां। देखो हिस्ट्री से डरना नहीं है यार हिस्ट्री से डरना नहीं है, हिस्ट्री को समझना है यार। मतलब पढ़ाई को अपनी बातों में घोलना है, डरना नहीं है, भागना नहीं है हमको, ठीक है। जो चीजें समझ में नहीं आती हैं उनको 4 से 5 बार पढ़ लीजिए और जो चीजें समझ में आ जाती है उनको केवल 1-2 बार पढ़ लीजिए, कहानी खत्म। और ऐसी तो कोई चीज है ही नहीं जो समझ में नहीं आएगी। ये बात समझ रहे हो ना? ऐसी तो कोई चीज नहीं है। बट हम लोग समझ क्यों नहीं पाते हैं? जब हमारा पढ़ाई का टाइम होता है तो हम लगे होते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन चीजों पर हम चैट कर रहे होते हैं। हमारे पास में कोचिंग लेने का टाइम है बट हमारे पास में रिवाइजेशन का टाइम नहीं है, अपना रिवीजन का टाइम नहीं है। हम अच्छे टीचर ढूंढने में बिजी हैं बट जो हमारे पास में है, ठीक है भाई। चलते हैं तैमूर का आक्रमण तो समझेंगे। जब मैं नसीरुद्दीन महमूद का एक सेनापति था खिजर खां और खिजर खां ने इसका साथ दिया तैमूर का। खिजर खां ने तैमूर का साथ दिया था, ठीक है।
और तैमूर ने ही बताया था कि इस तरीका से आपको आक्रमण करना है। ठीक है, तो तैमूर एक तुर्की शासक था। तैमूर जो था एक तुर्की शासक था। ठीक है, तैमूर जो था एक तुर्की शासक था और जो तुर्क की राजधानी हुआ करती थी मेरे दोस्तों वो थी समरकंद। क्या थी? समरकंद थी। आज ही अपलोडेड कर दूंगा भाई मैं, लोधी वंश भी आज ही अपलोडेड कर दूंगा और ये सैयद वंश भी आज ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आपके कमेंट आ रहे थे उस पर सर, मतलब आपने बोला था कि सर डेली वीडियो अपलोडेड करूंगा, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, मैं था नहीं यार। ठीक है भाई, हाँ थोड़ी सी आवाज आ जाएगी, थोड़ी सी मैं ऐसी समाज में रहता हूँ यार, तो वहां पर आवाज वगैरह ऐसी आती है उल्टी सीधी, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज में कर लेना। ठीक है, तो आप देख लीजिए नसीरुद्दीन का जो आक्रमण हुआ, नसीरुद्दीन पे जो आक्रमण हुआ था वो तैमूर ने किया था और तैमूर का जो साथ दिया था वो सेनापति। ठीक है भाई, तैमूर ने आक्रमण किया नसीरुद्दीन महमूद पर। दोबारा कर सुन लीजिए, नसीरुद्दीन महमूद जो आया वो 1394 से लेकर 1414 तक आया। इसका एक सेनापति था खिजर खां, और खिजर खां का साथ मिला किसको? तैमूर को, और तैमूर ने आक्रमण किया नसीरुद्दीन महमूद पर। और तैमूर की जो तैमूर था वो तुर्की शासक हुआ करता था और यहाँ की जो राजधानी हुआ करती थी वो थी समरकंद। तो ये बात समझ गए हो? ठीक है भाई, उसने आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद में क्या हुआ, और नसीरुद्दीन महमूद को हरा दिया। ठीक है भाई, नसीरुद्दीन महमूद को हरा दिया। और उसके बाद में क्या हुआ, नोट में लिख लीजिए एक बात, नोट में लिख लीजिए, खिजर खान ने नसीरुद्दीन महमूद को हटा दिया। भाई जब खिजर खान ये तो चला गया, क्योंकि ये तो क्या था भाई, तुर्की शासक था भाई, आक्रमण किया और चला गया, लेकिन इसको बना गया यहाँ का शासक और इसने बेटा इसको हटाया। ठीक है, नसीरुद्दीन को हटाया, नसीरुद्दीन महमूद को हटाया और बेटा खुद शासक बन गया। कौन? जिसका नाम था क्या? खिजर खां। खिजर खां नया शासक बना। तो ये बात मेरी यहां तक समझ चुके होगे। तो बेटा आगे हम क्या करेंगे, जब खिजर खां आएगा तो खिजर खां एक नया वंश बनाएगा और खिजर खां नया वंश बनाएगा और जिसका वंश का नाम होगा सैयद वंश। ठीक है, तो अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सैयद वंश। ओके, तो आप एक बार फ्रेश हो लीजिए और आप तैयार हो जाइए। सैयद वंश होगा भाई। और मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, ये सैयद वंश जो होगा वो कब से कब तक चलेगा? तो 1414 से लेकर 1451 तक चलेगा। तो लिखेंगे 1414 से लेकर 1451 तक। जो संस्थापक था सबसे पहले वो देख लो। ठीक है भाई, सैयद वंश का जो संस्थापक था, लात मारा बहुत तेज, सैयद वंश का जो संस्थापक था भाई वो कौन था? तो हम लिखेंगे खिजर खां। ठीक है, सैयद वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? खिजर खां। और खिजर खां का जो शासनकाल चला था वो 1414 से लेकर 1421 तक चला था। 1414 से लेकर 1421 तक। ठीक है, 1414 से लेकर 1421 तक चला था इसका शासनकाल। और दो क्वेश्चन इनसे इंपॉर्टेंट बनते हैं। एकमात्र शासक था जिसने सुल्तान की, कह सकते हैं हम, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में एकमात्र शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की थी। तो हम लिख सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद एकमात्र शासक जिसने
सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की। ठीक है भाई, इससे ये क्वेश्चन बनेंगे, ज्यादा इंपोर्टेंट तो है ही नहीं है, ठीक है, बट आपको पढ़ाने की बात थी तो आप कहते सर वो छोड़ दिया, इसलिए मैं ये बड़ा लेकर आ गया। ठीक है, तो इसके बाद हम आए, इसके बाद में जो शासक आया वो आएगा कौन सा, तो फिर आएगा मुबारक शाह। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसके बाद में जो आएगा वो आएगा मुबारक शाह। 1414 से लेकर 1421 तक चला खिजिर खां, और उसके बाद में 1421 से लेकर 34 तक चलेगा कौन सा, मुबारक शाह। ठीक है, तो हम लिख लेंगे भाई 1421 से लेकर 1434 तक कौन चलेगा, तो मुबारक शाह चलेगा। अब मुबारक शाह की क्या एक सबसे पहले तो हम ये समझेंगे, मुबारक शाह एक अयोग्य शासक था। मुबारक शाह एक अयोग्य शासक था, और मुबारक शाह का एक सेनापति हुआ करता था। मुबारक शाह एक अयोग्य शासक था, एक अयोग्य शासक था। इसका एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था बहलोल। जिसका नाम था बहलोल। बहलोल मुबारक शाह का सेनापति हुआ करता था। ठीक है भाई, और मुबारक शाह ने सेनापति के लिए एक उपाधि दी थी, मैं लिखता हूं मुबारक शाह ने दी उपाधि। तो कौन सी उपाधि दी थी, तो मैं बताऊंगा, उपाधि खाने खाना की, खाने खाना की उपाधि थी। यहां तो समझ चुके होगे भाई। और मुबारक शाह ने खाने खाना की उपाधि दी। इसके बाद में एक नया सुल्तान आ जाएगा मुबारक शाह के बाद में, 1434 के बाद में एक नया सुल्तान आ गया मोहम्मद शाह, जो 1445 तक चलेगा। ठीक है, तो इसके बाद में लिखेंगे मोहम्मद शाह। तो ये चलेगा 1434 से लेकर 1445 तक। जब मुबारक शाह अपने सिंहासन पर बैठा तो इसका भी प्रधानमंत्री मतलब पीएम या सेनापति मान लीजिए वो बहलोली ही हुआ करता था। भाई इसका भी सेनापति कौन था, बहलोली था। तो समझेंगे थोड़ी कहानी को। जब मुबारक शाह 1434 से 1445 तक सिंहासन पर बैठा तो इसका भी जो सेनापति था वो कौन था, तो हम बताएंगे वो बहलोली था। मेरे प्यारे मित्रों, बहलोल से इतना प्रसन्न हुआ मोहम्मद शाह, बहलोल से इतना प्रसन्न हुआ मोहम्मद शाह कि इसने प्रसन्न होकर बहलोल के लिए अपना क्या घोषित कर दिया, तो हम बताएंगे इसने अपना बेटा घोषित कर दिया। अपना बेटा घोषित कर दिया। ठीक है भाई, इसने अपना बेटा घोषित कर दिया। जब तक ये जिया मोहम्मद शाह, इसने सिंहासन पर काम किया, राज किया, और सारी संपत्ति का मालिक कौन बन गया, बहलोल बन गया। ठीक है, क्योंकि पहले से उसका सेनापति था और दूसरे नंबर उसका बेटा भी घोषित हो गया, तो उसके अपने पुत्र का भी भाई अपना खुद का भी क्या बन गया था भाई, पुत्र बन गया। तो इस वजह से फिर और रोल निभा रहा था, पुत्र का रोल निभा रहा था। ठीक है, इसके बाद में 1445 से लेकर एक नया शासक आता है जिसका नाम है अलाउद्दीन आलम शाह। तो मैं लिखूंगा 1445 से लेकर अलाउद्दीन आलम शाह। ये 1445 से लेकर 1451 तक आएगा भाई। जब अलाउद्दीन आलम शाह जब शासक बना था तो मोहम्मद शाह के बाद अलाउद्दीन आलम शाह आया। बहलोल लोदी पिता मानता था मोहम्मद शाह के लिए,
ना कि इससे कोई संबंध था। जब सिंहासन पे ये बैठा तो बहलोल लोदी के लिए बुरा लगा और बहलोल ने कहा ये एक जो शासक था ये महा डरपोक था, महा डरपोक शासक था, इसलिए इसको डरा पाना बहुत छोटी सी बात थी। तो बहलोल ने कहा अलाउद्दीन आलम शाह से कि या तो आप प्यार से अपना सिंहासन छोड़ दीजिए, अगर आप प्यार से सिंहासन नहीं छोड़ोगे तो फिर मैं आपकी हत्या कर दूंगा। तो आलम शाह ने कहा क्योंकि इतना कष्ट क्यों कर रहे हो आप, मैं तो प्यार से ही छोड़ दूंगा, इतना कष्ट क्यों कर रहे हो आप, मैं तो प्यार से ही छोड़ दूंगा। और आलम शाह ने अपना पद छोड़ा 1451 में, और जब 1451 में अपना पद छोड़ा तो मेरे भाई नया शासक बना बहलोल। और बहलोल जो था वो अफगानी था। और आप जानते हो कि जब कोई भी अफगानी या कोई भी नई कैटेगरी का आदमी आता है तो सीधी सी बात है वो अपने वंश की, अपने फैमिली की अलग स्थापना करता है। तो जब बहलोल आएगा तो वो 1451 से लेकर आगे चलेगा और उसके बाद में फिर अपने वंश का अलग निर्माण करेगा जिसका नाम होगा लोदी वंश।